हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। आज हम फिर आ गए हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, जो कि हम ऑलरेडी हमारा जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम इस चैप्टर में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, एक कुलम्स लॉ के ऊपर और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन लेक्चर्स को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन लेक्चर्स का भी, आप देख सकते हैं। आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज ऑन अ टॉर्क on a dipole when placed in a uniform electric field. अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर कितना टॉर्क एक्सपीरियंस होता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ डाइपोल placed in uniform electric field. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो कितना टॉर्क लगता है उस डाइपोल के ऊपर जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ओके, सो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें डाइपोल की, तो बेसिकली डाइपोल का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 चार्जेस हैं और एक का मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू और दूसरे का मैग्नीट्यूड है माइनस क्यू, और दोनों एक दूसरे से किसी सेपरेशन पे रखे हुए हैं। अब ये सेपरेशन कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनरली जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का इसका सेपरेशन एल है और यहां से यहां तक का इसका सेपरेशन भी एल है। मतलब हम सेंटर ऑफ मास से सेपरेशन देख रहे हैं, तो इधर सेंटर ऑफ मास से यहां भी एल और यहां भी एल, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो 2l है। तो हम डाइपोल को ऐसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी 2 चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो देखो ना दोनों क्यों है, पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक डाइपोल फॉर्म हो रहा है जो कि 2 चार्जेस के बीच में है ना। अगर 2 चार्जेस कुछ सेपरेशन पर रखे हैं तो वो डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल का जो हमारे पास डाइपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी सिंबल से। ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। ओके, सो अगर हमें डाइपोल का फॉर्मूला लिखना होगा तो हम डाइपोल को लिखते हैं P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ठीक है, ये हमारे पास डाइपोल का फॉर्मूला, चाहे मैग्नीट्यूड वाइज भी लिखेंगे तब भी यही आएगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l, बस इतना याद रखना है। अच्छा, 2l इनके बीच का सेपरेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई L वैल्यू दी जाएगी फिर उसको आप इंटू 2 करेंगे, ऑफकोर्स यहाँ L भी होगा उसको इंटू 2 करेंगे, अलग बात है, पर जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बोलेंगे 2 चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब वो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 12 की पूरी वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर इस डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो मैं एक यहां बना रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करते हैं, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वी डिस्टेंट है, मतलब बराबर दूरी पे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हूं, ये देखो, ये मैंने इसी डाइपोल को, तो मान लेते हैं यहाँ पे डाइपोल हो गया माइनस क्यू, ये हो गया चार्ज प्लस क्यू। अब इस डाइपोल को मैंने क्या करा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो हमें देखना है कि इस पे कितना टॉर्क लगेगा। अच्छा, टॉर्क लगने से मतलब क्या है, ये हमने पहले क्लासेस में ही पढ़ा है कि टॉर्क का मतलब होता है एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट करे। अगर बॉडी किसी पॉइंट पर फिक्स है, तो मान लेते हैं कि अगर ये दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और लेट अस से कि ये थीटा डिग्रीज पे इंक्लाइंड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम कैसे इसके लिए हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, यही हमें करना है। अच्छा, तो फॉर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला मुझे ऐसा लगता है कि टॉर्क को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ऐसे तो डिफाइन करते हैं टॉर्क को।
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इन दोनों ही चार्जेस के ऊपर हमें फोर्स निकालना पड़ेगा और उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला चार्ज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही खुद को अलाइन करता है। तो यानी कि इस वाले चार्ज पर एक फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, जो कि होगी QE के बराबर। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, QE। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो फोर्स है वो QE इस तरफ है। और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितना, सेम मैग्नीट्यूड का QE, बस उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होता है। ठीक है, यानी कि देख के ऐसा लग रहा है कि इस वाले पार्ट का एक अलग टॉर्क होगा, लेट अस से τ1, और इस वाले पार्ट का एक अलग टॉर्क होगा, लेट अस से τ2। यानी कि अगर हमें टोटल टॉर्क या नेट टॉर्क निकालना है तो हमें दोनों टॉर्क्स को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज τ1 प्लस τ2। ठीक है, तो यहां पे अगर नेट टॉर्क निकालना है तो देखो दोनों पार्ट का हमें टॉर्क को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले वाले अगर टॉर्क को निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, देखो τ1 अगर निकालूंगा तो फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, QE है ना, इस वाले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, QE, और इसके लिए मुझे चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका चाहिए होगा, मेरे हिसाब से लेंथ का। देखो अभी हमने डिस्कस किया ना कि यहां से यहां तक लेंथ L होती है, यहां से यहां तक लेंथ L होती है, तो ये भी लेंथ L है और लेटेस्ट से ये भी लेंथ L है। तो अगर मुझे लेंथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो मुझे इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करने चाहिए, है ना। तो इसका एक देखो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा, तो इधर तो आ जाएगा L कॉस थीटा, तो वो तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो कौन सा चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, यानी कि ये वाला विच इज L साइन थीटा। ठीक है, तो यानी कि मैंने क्या ले लिया, QE इस पे फोर्स हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, L साइन थीटा, तो यहां पे आ गया L साइन थीटा प्लस, अब τ2 मतलब ये वाला टॉर्क निकालना है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे τ2 ये वाला टॉर्क है, तो इस टॉर्क के लिए इस वाले फोर्स को लेना पड़ेगा, तो फोर्स कितना हुआ, QE, और यहां से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो देखो थीटा है, L का थीटा वाला साइड ये है, फिर से देखो सेम ही चीज है, तो L का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ, L cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ, L sin थीटा, तो यानी कि ये वाला हो गया आपके लिए L sin थीटा, तो यानी कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, L sin थीटा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कई बुक्स में इस पूरे डिस्टेंस को वो सीधा यहीं पे मार्क कर देते हैं ऐसे करके, एक ही तो बात है, एक ही बात है ना, L sin थीटा उसको 2L sin थीटा लिख देते हैं, तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एक ही बात है। अगर आपने ऐसे पढ़ा है कहीं किसी बुक्स में देखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी वैलिड है। अच्छा, अगर हम इन दोनों को, अगर आप देखो सब कुछ तो मुझे सेम ही लग रहा है, तो क्या मैं इसे 2 टाइम्स ऑफ QE L sin थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और उस 2 को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके जो 2 आएगा उसको L के साथ लिख लूं, तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, क्या ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स था, तो ये 2 जो मैं आगे लिखने वाला था उस 2 को मैंने क्या करा, इसके साथ लिख लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी शक्ल किससे मिल रही है, मुझे लगा इससे मिल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास की जगह क्या आ गया, P डाइपोल, और साथ में क्या आया, E साइन थीटा। ठीक है, यानी कि टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला हो गया वो हो गया PE साइन थीटा। या हमें पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता है डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन होता है, मैंने अभी बताया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है ना। तो यानी कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में साइन थीटा आ रहा है तो रफली हम कह सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E ऐसा भी लिखा जा सकता है, विच शोज कि जो डायरेक्शन होगा टॉर्क का वो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अदरवाइज फिर हम फंस जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक बेसिक बताया कि टॉर्क क्या होता है, कितना टॉर्क लगता है डाइपोल के ऊपर, क्या डाइपोल होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑफ कोर्स एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो अगर आप एसआई यूनिट की बात करोगे तो यहाँ डाइपोल की अगर हम बात करें तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो ये हो गया हमारे पास चार्ज, तो कुलम, ये डिस्टेंस हो गया मीटर, तो इसकी एसआई यूनिट तो हो गई कुलम मीटर, है ना। अगर इसकी आप एसआई यूनिट की बात करोगे तो ये कितनी हो जाएगी, कुलम मीटर। ठीक है,
और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करोगे तो आपको दिख रहा है कि कूलम मीटर है और साथ में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वैसे न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि आपको अगर यहां से कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां से देखो, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन और डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो इसकी जो एसआई यूनिट हो गई वो कितनी हो गई, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई हमारे पास टॉर्क की। ठीक है, आप इसे नोट करो, फॉर्मूले को देखो, अब इसी के बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, ओके, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी हमने जो डिस्कस किया था कि कितना टॉर्क लगता है किसी भी डाइपोल के ऊपर, जिसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसी के बेसिस पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस of 1 microcoulomb and -1 microcoulomb are kept at a distance of 2 centimeter to form a dipole placed in a uniform electric field of 1 into 10 to the power 5 Newton per coulomb, making an angle of 30 degree with the field। ठीक है, यानी कि अगर मैंने पहले ही बोला है कि जब भी आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ो, जितनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ रही है पहले उसको हाईलाइट कर लो और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करो। तो अभी जितना हमें समझ में आ रहा है वही समझ में आ रहा है कि एक डाइपोल है, हमेशा एक रफ डायग्राम बनाने की आदत डालो। तो बोल रहा है कि लगभग ऐसे समझ में आ रहा है कि एक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से, मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइपोल है वो ऐसे कुछ रखा हुआ है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस के साथ, और बोल रहा है कि डाइपोल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड से मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फील्ड, तो फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और बोला है कि दोनों डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि ये +1 माइक्रोकूलम है, सॉरी ये माइनस का है, -1 माइक्रोकूलम, और दूसरा है +1 माइक्रोकूलम। एंड ये जो चार्जेस हैं दोनों, दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें बोला है कैलकुलेट, फर्स्ट पार्ट में बोला है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो डाइपोल का देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हम डाइपोल के लिए फॉर्म लगाएंगे तो हमें पता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये हमारे पास डाइपोल का फॉर्मूला है। तो बस वैल्यू लगाते हैं, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो P इज इक्वल टू क्यू कितना दिया है, देखो चार्जेस भले ही हमें 2 बार दिए हुए हैं लेकिन लेना एक ही है, एक ही चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब हमारे पास चार्ज कितना हो गया 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब होता है 10 टू द पावर -6, ओके, एंड 12 मतलब क्या हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 टू द पावर -2। अच्छा, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लेंथ दिया हुआ है, जैसे यहाँ बोला है कि बोथ द चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, तो वो यहाँ L की जगह 2 सेंटीमीटर रख देते हैं और 2 इंटू 2 4 कर देते हैं। नहीं, 12 तो टोटल डिस्टेंस था ना डाइपोल के बीच का, या कहें दोनों चार्जेस के बीच का जो डाइपोल बना रहे थे वो टोटल डिस्टेंस 12 है, तो यहाँ पे से कंफ्यूज नहीं हो रहा। सो ऑन सिंप्लीफाइंग, अगर सिंप्लीफाई करोगे देखो 2 1 is 2 और 10 टू द पावर -6 और -2, तो कितना हो गया 10 टू द पावर, ऐड हो जाएंगे सेम बेस पे पावर्स, तो हो गया -8। ठीक है, तो डाइपोल की वैल्यू हमारे पे आ गई 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। पहला आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, तो डाइपोल की ये वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, कि डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो अगर यहाँ टॉर्क करना होगा हमें, तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें पता है टॉर्क जो है वो टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, है ना। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें टाउ की वैल्यू अगर निकालनी है तो पी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो सीधा वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ सीधा वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना 1 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये रख दिया 1 इंटू 10 टू द पावर 5, और साथ में क्या रखा है साइन। अब यहाँ पे देखो कितना हुआ साइन, अब थीटा की वैल्यू, थीटा किसके बीच का एंगल है, डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो देखो डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ कितना आ जाएगा साइन 30। अब हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, है ना, ये बात हमको पता है कि साइन 30 1/2 होता है, तो यहाँ साइन 30 की जगह रख दिया आपने 1/2। तो फाइनली कितना हुआ टाउ इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और ये -5, तो टॉर्क कितना हो गया हमारे पास, अच्छा +5 दिया हुआ है, सॉरी
+5 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻+5 दी हुई है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻⁻8 और 10⁻5, तो कितना हो गया 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा टॉर्क निकल के आया, ठीक है, ये हमारा सेकेंड आंसर। तो ये बहुत इजी है इस वाले न्यूमेरिकल्स, इसमें कुछ ज्यादा कैच नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है, कुछ खास नहीं, बस इसको आपको ऐसा भी हो सकता है एक पार्ट की मान लो इसको कुछ एंगल और रोटेट कर दिया जाए, इनिशियली ये 30 डिग्री पर रखा है, बाद में कितना हो जाए, या मैक्स टू मैक्स इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कब टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो अगर मैं यहीं पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं कि टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम कब होता है, हो सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाए। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर आपको मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला ये है P sin थीटा। टॉर्क मैक्सिमम तभी हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब साइन 90 होगा। भाई साइन 91 होता है ना, +1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही तो होती है। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 91 होगा, और टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा प्लस का पीई, यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है। मान लो इसी में बोल दिया जाए मिनिमम टॉर्क निकालना है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर मिनिमम टॉर्क चाहिए तो मिनिमम टॉर्क के लिए हमारे पास टाउ की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, है ना। अगर मिनिमम टॉर्क चाहिए तो टाउ की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब साइन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, है ना। अब -1 में समझ लेना है यहाँ पे, है ना, -1 नहीं, वो तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो खाली साइन डायरेक्शन चेंज कर देगा टॉर्क का। यहाँ मिनिमम वैल्यू साइन की क्या होगी, 0। तो यहाँ पे 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा, यानी कि जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड होगा। तो मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू हो गई, और अगर टाउ मिनिमम निकालना होगा तो टाउ मिनिमम कितना हो जाएगा, जब हमारा टाउ मिनिमम चाहिए होगा तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थीटा शुड बी 0 डिग्री। थीटा अगर 0 होगा तो अगर थीटा 0 होगा तो यहाँ 0 आएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, है ना। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जब ये वैल्यूज हमें पता होंगी, वैल्यू वहां रखेंगे, तब टाउ कितना आ जाएगा, 0। यानी कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलरेडी अलाइंड है तो वहां पर उसका टॉर्क 0 होता है, और उसके अगर ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे, है ना, तो वहां पे उसके अंदर मैक्सिमम टॉर्क है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम में डरना तो है ही नहीं बिल्कुल। सबसे इजी चीज है कि अगर आप कभी भी आपको डरा रहा है फिजिक्स, तो आप अगर कुछ नहीं करना, आप चैप्टर 1 से शुरू कर दो। हमें लगता जरूर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 इज द बेस्ट फिगर टू बिगिन विद। कुछ समझ नहीं आ रहा है, चैप्टर 1 खोलो, पेज नंबर 1 खोलो, पढ़ना शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाता है। एक एक पेज करो, 1 टास्क एट अ टाइम, चीजें हो जाएंगी। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो हम बनाएंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन या फिर ऑन द एक्सिस, उसमें हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो।